नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 8 जुलाई 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं डिटेल में, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये जो वीडियो है यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हो, थाईलैंड के अंदर हमें इंडिया का एक क्या है रिंग मिली है गोल्ड की, और इस प्रकार से हमें नजर आता है कि थाईलैंड का और जो इंडिया का कनेक्शन है वो हमें 2000 साल पहले भी देखने को मिलता है। तो ये जो पूरी की पूरी डिस्कवरी है वो क्या है, और यहाँ पर ये जो अंगूठी है इसके ऊपर कौन सी भाषा में लिखा गया है, और भी बाकी चीज़ों को अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ दूसरा हमारा प्रमुख आर्टिकल है वो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर से संबंधित है, यानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि पांडवानी फोक ट्रेडिशन यहाँ पर न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पर पांडवानी जो फोक ट्रेडिशन है एक प्रकार का गीत है, लोकगीत होता है। ठीक है, इनको गाने वाली एक महिला है जिनका अभी यहाँ पर 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और इसी वजह से यहाँ पर यह जो पूरा फोक ट्रेडिशन है वो न्यूज में हमें देखने को मिलता है। जिनका निधन हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, तीजन बाई इनका नाम है। इसी के साथ इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हमारा जो अगला आर्टिकल होगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन से यहाँ पर संबंधित एक आर्टिकल है। साथियों, आप सभी जानते हो कि जो इंडिया है वह क्या है 3 दिवसीय यात्रा पर है कुछ कंट्रीज पे, जिसमें से इंडोनेशिया भी पहली कंट्री है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो विजिट है उस दौरान पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली पार्टनरशिप होती है, जिसमें हमने इंडोनेशिया को जो ब्रह्मोस एक प्रकार का इंडिया मिसाइल है उसको देने की बात यहाँ पर की गई है। इसी के साथ साथ इंडिया बेसिकली जो मलक्का स्ट्रीट है उसके पास में एक पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है, जो कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो इंडोनेशिया के अधीन आता है। और इसी के साथ साथ इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर जॉइंटली एक मंदिर का भी क्या कर रहे हैं, संरक्षण करते हैं। और इसी से संबंधित जो जो यहाँ पर बातें हुई हैं अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ जो अगला आर्टिकल है वह भी इसी से ही संबंधित है, इंडोनेशिया के विजिट से ही संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो नाटो से संबंधित हमें नजर आ रहा है, जहां पर नाटो की अभी अभी सबमिट हुई है, और इस सबमिट में बेसिकली फोकस किया गया कि नाटो का जो मिलिट्री एक्सपेंशन है उसके करने के लिए हमें क्या है और भी ज़्यादा फंडिंग करने की ज़रूरत है, और स्पेसिफिकली ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका अपने कदमों को पीछे कर रहा है। डिटेल में इस आर्टिकल को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ और क्यों बनाया गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी का सिचुएशन क्या है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगला जो आर्टिकल है वो आप देख सकते हो कि इंडिया का इंडियन एयर फोर्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पर 6th रैंक पर आया है, एक प्रकार से ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अंतर्गत। यानी ग्लोबल पावर एआई पावर रैंक एयर पावर रैंकिंग 2026 को अभी रिलीज किया गया, और उसमें यहाँ पर नजर आया कि इंडिया की जो रैंक है वह 6th थी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाल ही में यूपी के उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद के अंदर हमें क्या मिला है, जो पोलियो वैक्सीन होती है या पोलियो वायरस होता है उसका एक एलिमेंट प्राप्त हुआ है वहां पर, जो सीवेज का सैंपल है उसके अंदर से। तो यहाँ पर क्या है, कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यानी सीवेज वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके अंदर हमें क्या है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस मिला है। तो ये वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है, और गाजियाबाद में अभी के समय में क्या मेजर लिए जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम यहाँ पर देखेंगे
देखेंगे कि क्या ये जो डिटेक्शन है उसके बाद से इंडिया की जो एक प्रकार से स्टेटस है कि इंडिया आज के समय में पोलियो मुक्त हमें देखने को मिलता है, तो क्या इंडिया का ये स्टेटस छिन जाएगा या फिर बरकरार रहेगा, इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में हम देखने वाले हैं इन सभी आर्टिकल से संबंधित एक एक प्रश्न, ठीक है, जो हमें एग्जाम के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करेगा। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है और इसी के साथ यूपीएससी 2027 के लिए यह जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा कारगर हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, रेगुलर बेस पे आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, अपना जो खान पान है भोजन वो बढ़िया रखिए, जो स्लीप है वो प्रॉपर लेते रहिए। इसी के साथ साथ जो मेंटल चैलेंज को बढ़ाने वाले जो गेम्स होते हैं और जो ऑफलाइन गेम होते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के गेम को आप यहाँ पर खेलिए, और जिससे कि आप जो पढ़ाई है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, आपका जो फोकस है वो बेसिकली यहाँ पर अच्छा बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल इन द सेंस जो सोशल मीडिया है, ठीक है, उस सोशल मीडिया से दूर रहें। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल हमें नजर आ रहा है कि जो थाईलैंड है वहां से एक जगह है जिसका नाम है डोन येई थोंग, ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। और इसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे आप यहाँ पर देख रहे हो हमें 2 रिंग प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक रिंग ऐसी है जिसके ऊपर कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, ठीक है, यानी ये एक प्लेन है, और दूसरे वाले पे क्या है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एंशियंट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अंगूठी पर, और ये हमें दर्शा रहा है कि इंडिया का और जो हमारा एंशियंट इंडिया था और जो साउथ ईस्ट एशिया था उसका जो कनेक्शन है वो एंशियंट टाइम से हमें देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 रिंग मिली है गोल्ड की, वो भी एक पे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट छपा है और दूसरे जो अंगूठी है वो पूरा प्लेन है। इसी के साथ साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस अंगूठी पर आप देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि में इस अंगूठी पर लिखा गया है पुष्य रक्षिता, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो पुष्य रक्षिता यहाँ पर लिखा गया है, और पुष्य रक्षिता का हिंदी में मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाय द पुष्य। पुष्य बेसिकली एक देवता हुआ करते थे एंशियंट इंडिया के टाइम में, ठीक है, और उन्हीं के देवता के आधार पर भी एक प्रकार से हमें यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली आप ऐसे समझिए कि नक्षत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक टाइम पर प्रोमिनेंट, एक टाइम पे क्या अभी भी क्या है, एक प्रोमिनेंट क्या है नक्षत्र, यानी यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन हमें नजर आता है हमारा जो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अंगूठी है वो दर्शा रहा है कि एक तो ये इंडियन कनेक्शन है थाईलैंड के साथ, और वहाँ पर लोगों के जो बिलीव्स हैं कि वह किस तरह की धार्मिक और जो एक प्रकार की अलग मान्यताएं हैं उसमें विश्वास करा करते थे, ठीक है। इसमें यहाँ पर बेसिकली दर्शाया है, या फिर इससे हमें पता चलता है कि जो भारत के वैश्य हैं, वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, या फिर अन्य वर्ग जो बेसिकली क्या है उत्पादक वर्ग के अंदर लगे हुए हैं, उत्पादन कार्य के अंदर लगे हुए हैं, और इसके अंदर मर्चेंट यानी व्यापारियों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया का कमर्शियल प्रेजेंस है वो थाईलैंड में, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के लोग थाईलैंड में भी विद्यमान थे। इसी के साथ साथ कुछ की स्टैटिक फैक्ट हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में। ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलता है। अशोक के एडिक्ट्स हैं, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं 3rd सेंचुरी में लिखवाए गए, उसमें भी हमें यह अभिलेख देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो हमें ब्राह्मणी लिपि के अंदर ही देखने को मिलता है। साथियों, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ ब्राह्मणी, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्राह्मी, और दोनों शब्द का मतलब एक ही है। इसी के साथ साथ अगर आप एंशियंट इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर देवनागरी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, ये जितने भी लैंग्वेज आज के समय पे हमें देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं जो ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है इसी से डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये हमने चीजों को देख लिया। इसी के साथ साथ अब बात आती है कि ये पुष्य नक्षत्र आखिरकार है क्या।
तो इंडिया में बेसिकली क्या है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था पहले भी और अभी भी, ठीक है। जिसमें आप देखते हो मकर राशि, कन्या राशि और इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि, इस प्रकार की राशियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो राशियों का कनेक्शन है वो हमें विभिन्न नक्षत्रों के आधार पर देखने को मिलता है। तो ऐसे हमें टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन यानी हिंदी में बोले तो नक्षत्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर ऑफ द पुष्य। और पुष्य का बेसिकली आपको मैंने एक और बात बताई अभी कि यह क्या है, एक देवता का भी नाम हुआ करता था पहले के टाइम में, ठीक है। और ये देवता कौन से थे, बृहस्पति देवता, ठीक है, जिनको गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता ही होगा कि इन्हीं के नाम पर ही हमारा एक वार भी पड़ता है, जैसे कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, फिर उसके बाद गुरुवार हम सभी के सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये गुरुवार इन्हीं देवता के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी बृहस्पति देवता के लिए देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि इस गुरुवार को बेसिकली बृहस्पतिवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ऑस्पिशियस यानी पवित्र कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रखना है। वैश्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैश्य का मतलब आज के जैसे जो प्रोस्टिट्यूट होता है ये मतलब नहीं है। वैश्य के जो मतलब है वो प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो वाणिज्यिक हुआ करते थे, जो खेती किया करते थे, जो बैंकिंग का काम किया करते थे और जो मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे, समुद्र पारीय व्यापार किया करते थे, उन सभी व्यक्तियों को पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में वैश्य की कैटेगरी में रखा जाता था, उनको वैश्य बोला जाता था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भारत के व्यापारी कहाँ कहाँ से व्यापार किया करते थे, तो आप यहाँ पर इन सभी नामों को देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था, तो आप सभी जानते ही हैं कि एंशियंट इंडिया में हमारे भारत में क्या था, एक बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म क्या है, बाद में क्या हुआ, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप देखते हो ज्यादातर बुद्धिज्म को ही एक रिलीजन यूज किया जाता है, वो यहीं से इंडिया से ही फैला था। इसी के साथ साथ इंडिया का बेसिकली क्या है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो भी इंडिया से ही फैला था। इंडिया का बेसिकली लैंग्वेज जो होता है संस्कृत हो गया और अन्य प्रकार की स्क्रिप्ट हो गई, वो इंडिया से उन क्षेत्रों में फैली है। इसी के अलावा और भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है वो फैला, इसी के साथ संस्कृत लैंग्वेज फैली, इसी के साथ ब्राह्मणी जो ड्राइव्ड स्क्रिप्ट होती हैं यानी ब्राह्मणी से निकलने वाली जो लेखन शैली होती है वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में यहीं से भारत से ही गई है। इसी के साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनमें भी इंडिया का एक मेजर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर कि आज तक हमें इंडिया का और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके कनेक्शन के कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, तो सबसे पहले हमें नजर आता है कि ओक इयो जो कि वियतनाम के अंदर एक साइट है, जगह है, वहां पर हमें इंडियन बीड मिले हैं। बीड का मतलब होता है मनका, मोतियां, ठीक है। तो भारतीय मोतियों की माला मिली है, इससे पता चलता है कि भारतीय लोग वहां पर गए होंगे या फिर भारतीयों के साथ ये लोग व्यापार किया करते होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कदाह मलेशिया के अंदर देखने को मिलता है जहां से इंडियन पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन और इंस्क्रिप्शन यानी लिखित सामग्री हमें मिली है। इसी के साथ साथ भुजंग वैली जो कि मलेशिया में है, यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट रिमेन्स यानी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ खाओ साम काइयो थाईलैंड के अंदर जहां से हमें इंडियन ग्लास के बीड मिले हैं, यानी जो ग्लास के मोतियां होती हैं वो हमें यहाँ पर कांच देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अदर प्रकार के जो धातुओं की मोतियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो डोंग याई थोंग के अंदर, जो कि थाईलैंड में हमें एक साइट देखने को मिलती है। और यहाँ पे आज हमें क्या मिली है, एक ब्राह्मणी इंस्क्रिप्ट वाली एक गोल्ड रिंग हमें मिली है। रिंग तो 2 मिली है लेकिन
एक पे बेसिकली ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है और दूसरा क्या है, प्लेन है। तो इस प्रकार से आप ये जो पहला पूरा आर्टिकल था डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला आर्टिकल कवर कर लिया। साथियों, अगर आप इस पूरे आर्टिकल का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एनके ग्लोबल एजुकेशन, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पांडवानी फोक ट्रेडिशन के बारे में। साथियों, आप यहाँ पर नाम से ही पता लगा सकते हो, पांडव लिखा हुआ है। तो जो पांडव की गाथाओं को, पांडव की कहानियों को दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाए, उसी को बेसिकली पांडवनी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि पांडवनी का सीधा सा मतलब है कि सॉन्ग और स्टोरी जो कि पांडव की कहानियां बताती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो महाभारत की कथा है उनको लोगों के द्वारा नरेट किया जाता है, उनको गा गा कर लोगों को सुनाया जाता है, डायलॉग के माध्यम से, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के माध्यम से और नरेशन के माध्यम से। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, पांडवानी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि पांडवानी फोक ट्रेडिशन है क्या, महाभारत से एसोसिएटेड है। ये एग्जाम में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पांडवानी जो फोक ट्रेडिशन है वो किस चीज से संबंधित है, तो ये महाभारत से संबंधित है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो पांडवानी ट्रेडिशन है उसका ओरिजिन हमें कहाँ देखने को मिलता है, यानी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। तो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर इसकी सबसे पहले शुरुआत हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी ये जो पांडवानी ट्रेडिशन है वो बड़े पैमाने पर हमें नजर आता है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर बेसिकली क्या होता था कि ये जो पांडवानी ट्रेडिशन है वो मेल आर्टिस्ट के माध्यम से क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। लेकिन 1980 में क्या होता है कि तीजन जो बाई हैं, जिनकी आप यहाँ पर डेथ की या फिर दूसरे शब्दों में कहें क्या बोलते हैं, मृत्यु की जो खबर है, आप यहाँ पर देख रहे हो 72 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर सबसे पहली बार, ठीक है, बेसिकली और भी महिलाएं थी लेकिन ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इसको बड़े स्तर पर क्या किया, उतारा। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनली एक्लेम्ड फीमेल परफॉर्मर ये बेसिकली पांडवानी की हमें देखने को मिलती हैं, जिन्होंने जेंडर के सभी बैरियर को पार करके सबसे अच्छे परफॉर्मर के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। दूसरी, अब हम इनके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो तीजन बाई हैं, इनका जन्म 1954 में छत्तीसगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ कपालिक स्टाइल ऑफ पांडवानी। बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो पांडवानी है उसके भी बहुत सारे वैरायटी हमें यहाँ पर नजर आते हैं। उन वैरायटियों की अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद जिक्र करेंगे डिटेल में, लेकिन आप अभी यहाँ पर ध्यान रखिए, कपालिक जो पांडवानी है उसका जो विस्तार है वो तीजन बाई के द्वारा किया गया। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कल्चर के अंदर। यही रीजन है कि इनको पद्मश्री मिल रखा है और इसी के साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसी के साथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये इनकी उपलब्धि हमें इस प्रकार से नजर आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बेसिक फीचर है आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो पांडवानी, ये बेसिकली एक प्रकार का ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो आपकी कहानियां हैं उनको लोगों तक नरेट करने के लिए ओरल माध्यम चुना जाता है, यानी कहानी बोलकर, गीत गाकर, उसके ऊपर नाटक करके, इस प्रकार से जो लोगों तक संदेश को पहुंचाया जाता है उसको हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। तो पांडवानी भी क्या है, एक प्रकार का ओरल ट्रेडिशन हमें नजर आता है। और ये जो पांडवानी ट्रेडिशन है इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ओरल ट्रेडिशन हमें नजर आती हैं, जैसे कि बैकुल जो कि वेस्ट बंगाल में नजर आता है। इसी के साथ साथ कथक, लक्षेपम जो कि तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, और हरी कथा आंध्र प्रदेश के अंदर, और बुरक कथा इसी के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर।
ये बेसिकली कुछ प्रमुख ओरल ट्रेडिशन हमें नजर आते हैं। महाभारत के बारे में आप सभी जानते हो कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा इसको लिखा गया था। इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक हमें यहाँ पर नजर आता है। ये वन ऑफ द काट दीजिए, वन ऑफ द नहीं है बल्कि क्या है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक हमें यहाँ पर नजर आता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हमें नजर आते हैं। और ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस आधार पर हमें पता चलता है कि इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। बेसिकली क्या होता है, गुप्त कालीन एक हमें अभिलेख मिलता है, एक हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि महाभारत के अंदर हमें 1,00,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर 18 पर्व देखने को मिलते हैं। 18 पर्व का मतलब है 18 चैप्टर्स हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा बात कर लिया। इससे संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है कि ये आप देख रहे हो पंडावनी, इसके कौन कौन से स्टाइल होते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टाइल हमें इसके मेजरली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेदमती स्टाइल और दूसरा है कपालिक स्टाइल। और ये कपालिक स्टाइल को किसने फेमस किया है, ज्यादातर बेसिकली अभी जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तीजन बाई की। तो यहाँ पर जो वेदमती है स्टाइल है, इसके अंतर्गत बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो बैठकर दिया जाता है। ये की डिफरेंस है, वो ध्यान रखिएगा कि वेदमती स्टाइल के अंदर जो बैठकर परफॉर्मेंस दी जाती है और कपालिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, खड़े होकर क्या ये जो परफॉर्मेंस है वह दी जाती है। और यही दोनों के बीच में क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है। एक बात। दूसरा क्या है, जब आप यहाँ पर बैठकर परफॉर्मेंस करते हो तो टेक्स्ट को क्या करते हो, पढ़ पढ़कर क्या करते हो आप, महाभारत का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ के बेसिकली लोगों को नरेट करते हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो नरेशन है वह सब्बल सिंह चौहान का जो वर्जन है महाभारत वाला, ठीक है, उसके आधार पर बेसिकली आप लोगों को कथाएं सुनाते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ जिसमें दोहा, चौपाई, मंत्र ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। इसी के साथ साथ जो खड़े होकर बेसिकली गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर सारी चीजें क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी स्क्रिप्ट देखकर नहीं किया जाता परफॉर्मेंस। और दूसरी बात, इसके अंदर जो इम्प्रोवाइजेशन की संभावना है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो डायलॉग है वो बेसिकली क्या है, जो कथाकार है या फिर जो भी व्यक्ति है उसके स्थानीय तत्व भी यहाँ पर निहित हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, मेमोरी बेस है। और मेमोरी बेस में क्या होता है, समय के साथ कभी क्या है, कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ जाता है। इसके साथ ये बेसिक फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो पूरा परफॉर्मेंस है वो इकतारा या फिर तंबूरा के साथ किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देखोगे तो ये एक प्रकार का इकतारा लेकर क्या कर रही हैं, जो महाभारत की कथा है वो लोगों को सुना रही हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि इकतारा या तंबूरा के माध्यम से बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को अर्जुन और बेसिकली क्या है, महाभारत की कथा सुनाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अलावा हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा आदि का भी यूज किया जाता है एक तरह से बैक सपोर्ट के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ओरल ट्रेडिशन है। मोरल और एथिकल और फिलोसफिकल वैल्यूज को सोसाइटी के अंदर बढ़ाने के लिए ये जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो बड़े पैमाने पर हमें नजर आती है। इसी के साथ साथ इसका हमें एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ये नजर आ रहा है कि ये जो हमारा एक प्रकार से कल्चरल है, आइडेंटिटी है, उसको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, देखो जैसे कि क्या होता है कि आप यहाँ पर खड़े होकर परफॉर्मेंस कर रहे हो, इस परफॉर्मेंस से आपका जो क्लासिकल एपिक है उसका विकास होता है, विकास नहीं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोकल डायलेक्ट का यूज किया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन की संभावना होती है। ठीक है, अब इम्प्रोवाइजेशन है तो आप यही देखोगे, इस जो ये वाली बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो दूसरा टाइप का था कपालिक स्टाइल वाला, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हर स्थान का जो कपालिक स्टाइल वाला एक प्रकार से लोक गीत है वो अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह इम्प्रोवाइज हो के क्या है वो बदल जाता है। इसी के साथ साथ जो रूरल और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो हमारे बेसिकली क्लासिकल एपिक है उनको पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल इसी मेथड ने अपनाया है।
ठीक है। इसी के साथ साथ इंडियन मैथोलॉजी और ये सभी चीज़ों को यहाँ पर ये बढ़ावा देता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आज के समय में? ये बेसिकली क्या है, इंडिया के रिच कल्चर को यहाँ पर दर्शाता है, कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पर दर्शाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये महाभारत को एक्सेसिबल बनाता है उन लोगों के लिए भी जो मेन स्ट्रीम की भाषा नहीं जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं जानते हैं। इसी के साथ साथ ये लोकल लैंग्वेज में क्या करता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है, और जो हमारे लोकल फोक इडियम्स हैं, जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, कथोक्तियां हो गई, ठीक है, इन सभी का भी इस पूरे मेथड के अंदर यूज हमें देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से जो ट्राइबल और रूरल कल्चरल आइडेंटिटी है उसको यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। और तीजन बाई ने बेसिकली क्या है, इस पूरे के पूरे सेक्टर में अपना बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसी वजह से उनको आज के समय में हम उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस से संबंधित, संगीत नाटक कला अकेडमी से संबंधित, आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल में आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, सबसे पहले आप ये समझिए कुछ की फैक्ट। इंडिया और इंडोनेशिया का यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में हमें एक चीज क्या नजर आ रही है कि इंडिया क्या है, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी इंडोनेशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, इन सभी देशों की यात्रा पर हैं। और इनमें से ये जो पहली कंट्री थी इंडोनेशिया, उसको यहाँ पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा पूरा कर लिया गया। और यहाँ पर क्या है, हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है कि बेसिक क्या है, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हुए नजर आए। और ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली ब्रह्मोस को लेकर हमें देखने को मिले, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हमें एक प्रकार से ट्रीटी होती हुई नजर आई, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, एजुकेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, हर एक फील्ड में इंडिया और इंडोनेशिया का बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से अभी के समय में हमें संबंध देखने को मिला। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात हमें क्या देखने को मिली कि इंडिया को, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको इंडोनेशिया के माध्यम से वहाँ का हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, आप यहाँ पर उनके कंधों पर एक सितारा देख सकते हो, और उनके बेसिकली क्या है, ऊपर एक पटका देख सकते हो। ये बेसिकली सम्मान में इंडोनेशिया ने इंडिया के सम्मान में जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है बिंतांग आदिपुरम। तो नाम यहाँ पर जरूर आपको रखना है याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंतर्गत कि इंडिया को जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यही याद रखना है कि अभी जो इंडोनेशिया है उसके माध्यम से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को क्या किया है, बिंतांग आदिपुरम जो एक प्रकार से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो प्रदान किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट हुए। देखो, सबसे पहला एग्रीमेंट यहाँ पर यह हुआ कि हम क्या डिफेंस के क्षेत्र में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफेंस के क्षेत्र में हम देखते हैं तो इंडिया ने बोला है कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि सब सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको हम बेसिकली क्या है इंडोनेशिया को बेचेंगे। एक बात इसके अंदर। दूसरा हमने ये बोला कि अस्त्र जो है हमारे पास, अस्त्र यानी एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो भी इंडिया अब क्या करेगा, ये इंडोनेशिया को यहाँ पर प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ ना सिर्फ इनको प्रदान करेगा बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। इससे बेसिकली क्या है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में डिफेंस एक प्रकार से कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। हम दोनों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे और भी मजबूती के साथ इन फ्यूचर। और डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान इंडिया और इंडोनेशिया का कोऑपरेशन यहाँ पर मजबूत होगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं दूसरा क्षेत्र के अंदर क्या ट्रीटी हुई है, वो हमें देखने को मिलता है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। बेसिकली आप यहाँ पर देखते हो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया और इंडोनेशिया ने बेसिकली एक टाइम पर क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, जिसको नाम जिस एग्रीमेंट बेसिकली ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन एक तरह से हम दोनों ने विजन देख रखा है 2018 में एक प्रकार से मीटिंग के
तहत। वो क्या है? इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम कोऑपरेशन 2018। और इसी कोऑपरेशन के अंतर्गत बेसिकली आईएफसी और इसी के साथ साथ आईओआर, जिसका हेडक्वार्टर हमें गुरुग्राम में देखने को मिलता है, वहां पर क्या है? इंडोनेशिया का एक ऑफिसर भी तैनात किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया का एक ऑफिसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर? क्या बोलते हैं? गुरुग्राम के अंदर, यानी इंडिया के अंदर। और ये जो ऑफिसर है वो बेसिकली क्या करेगा? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, बेसिकली ये इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हो। इसके अंतर्गत ये बेसिकली क्या है? ऑफिसर आने वाला है। इसी के साथ साथ जो एनडीए है और DSSC है और एमडीए है, ये बेसिकली क्या है? जो इंडोनेशिया है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं इन फ्यूचर। इसी के साथ साथ तीसरा हमने क्या मेजर एग्रीमेंट किया है वो आप देख सकते हो, क्रिटिकल मिनरल से संबंधित। जैसे कि और सबसे मेन हमने यहाँ पर इससे एक प्रकार से एग्रीमेंट किया है, वो किया है निकल के लिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड का लगभग 21% जो निकल है वो इसी एरिया में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉपर, बॉक्साइट, टिन, इन सभी चीज़ों के लिए हमने उससे एग्रीमेंट कर रखा है। और हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, सोलर पावर पैनल्स हैं, सेमीकंडक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, जो स्पेस सेक्टर के अंदर यूज़ होने वाले बेसिकली आइटम्स हैं। हर जगह जहाँ जहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखोगे, हर जगह इसका बेसिकली यूज़ हमें नज़र आता है। ठीक है, और सबसे मेजरली हमने यहाँ पर क्या देखा कि 21% वर्ल्ड का, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो निकल रिजर्व हमें देखने को मिलता है, उसका 21% निकल कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में। और यही रीज़न है कि इंडोनेशिया इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने तीसरा और इसी के साथ पॉइंट देख लिया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में आप क्या देख रहे हो? हमने क्या किया है? इंडिया ने अभी जो आप मलक्का स्ट्रीट जानते होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर है इंडिया और इसी के पास में आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और अंडमान और निकोबार आइलैंड के इस स्थान पर आपको क्या है? इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है? अफ्रीका नजर आएगा, यहाँ पर यूरोप वगैरह। अब बेसिकली क्या है? चाइना क्या करता है? अब ये जो मिडल ईस्ट कंट्री है उन सभी से तेल खरीदता है, और तेल खरीदने के बाद ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है और दूसरा इंडोनेशिया है, दोनों के बीच से गुजरने वाला जो स्ट्रेट ऑफ बेसिकली मलक्का है, वहां से क्या करता है? गुजार करके अपना जितना भी तेल है वो खरीद कर लेके जाता है। अब ऐसे में आप देख रहे हो चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए चारों तरफ जो पोर्ट है उसको खरीदता चला जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अदर कंट्री बांग्लादेश का हो। तो चाइना क्या कर रहा है? इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया भी अब एक प्रकार से चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर आप देख रहे हो ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट उसको हम कहते हैं जो दो बड़े महासागर को आपस में जोड़ता है। तो यहां पर अंडमान और निकोबार आइलैंड और दूसरी तरफ है ये इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो जगह है मलक्का स्ट्रीट इसका नाम है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? इंडोनेशिया का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न पॉइंट है, इस वेस्टर्न पॉइंट पे क्या है? एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? सबांग पोर्ट। ठीक है, तो सबांग पोर्ट को अब क्या है? इंडिया डेवलप करने वाला है। ठीक है, और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि चाइना का प्रेजेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उसके क्या है? सिर्फ और सिर्फ 700 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, और इंडिया के इतना ज्यादा पास होने की वजह से ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है अगर यहाँ पर आसपास चाइना आ जाता है या फिर कोई गतिविधि करता है। तो मान लीजिए चाइना कोई गतिविधि करता है तो हम बेसिकली क्या है? एक तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरी तरफ क्या है? यहाँ पर सबांग जो पोर्ट है, दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? चाइना को काउंटर कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर कोई नेगेटिव हरकत अगर चाइना करता है तो। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली क्या है? ये तो हो गया चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये सबांग पोर्ट को हम इसलिए भी डेवलप कर रहे हैं ताकि हम जो अपनी कनेक्टिविटी है, और मेजर चीज़ तो यही है कि हम अपना जो कनेक्टिविटी है वो साउथ एशिया के साथ और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके साथ और भी ज़्यादा मजबूत कर पाए।
ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा न्यूज़ है आप इस प्रकार से देख रहे हो। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से लेकर ब्रह्मोस, और यहाँ पर क्या है एक और अस्त्र मिसाइल सिस्टम, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने शबांग पोर्ट हो गया। ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर भी आप यहाँ पर कुछ की फैक्ट है उसको देख लीजिए। ये जो पूरा हमारा स्ट्रेटेजिक टाई है वो क्या दर्शा रहा है कि ईस्टर्न इंडियन ओशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैरीटाइम डोमिनेंस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ के अंदर दोनों देशों का कोऑपरेशन है बढ़ेगा, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये पूरा ट्रीटी। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो साबांग जो है वो बेसिकली मलक्का स्टेट के ऊपर लाई करता है, और यहीं से मैंने आपको बताया 80% चाइना का जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ से सप्लाई होता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ से बेसिकली क्या है यहाँ पर बेसिकली क्या है, चाइना का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखो आप यहाँ पर देखोगे कि ये चाइना के लिए ना एक बड़ा सरदर्द भी है, क्योंकि 80% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से आ रहा है, और दूसरी बात है कि इंडिया बेसिकली इस रास्ते में आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर चाइना कोई हरकत करता है तो इंडिया बेसिकली क्या है अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड के माध्यम से चाइना के ऊपर काउंटर मेजर कर सकता है, उसके जहाज़ों को यहाँ पर रोक सकता है। यही रीज़न है कि इसको बेसिकली चाइनाज डिलेमा या फिर चाइना का मलक्का डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से। ठीक है, चाइना की वल्नरेबिलिटी इस मलक्का स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको चाइनाज मलक्का डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या है डिजिटल वे में भी बहुत सारे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एजुकेशनल फील्ड में क्या है इंडिया के IIM जो बेंगलोर है वो अपना कैंपस इंडोनेशिया में भी खोलने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो इंडियन मेडिसिन है वो अब इंडोनेशिया को भी सप्लाई किया जाएगा, ये हमने बेसिकली ट्रीटी की है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी दोनों अब कोलैबोरेशन करेंगे, और यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर फोटो वगैरह भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो बेसिकली प्रारंभन यहाँ पर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर विजिट करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो टेम्पल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और जो इंडोनेशिया है उसके स्ट्रेटेजिक टाई के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर इस टेम्पल को क्या करते हैं कंजर्व करते हैं, उसका बेसिकली संरक्षण करते हैं, जो कि दर्शा रहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज हमें नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बेसिकली 1927 में क्या है इस मंदिर के ऊपर गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो बेसिकली क्या है इंडोनेशिया 1917 में 1927 में गए थे, और अगले साल बेसिकली क्या है जो इंडोनेशिया के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का जाना है या फिर जो विजिट है उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इंडिया और इंडोनेशिया इस चीज को भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो क्या है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हमें यहाँ पर कुछ बातें होती हुई नजर आई हैं यहाँ पर। ठीक है, वो बातें क्या हैं बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया ने ना इजराइल और पैलेस्तीन के मुद्दे पर भी यहाँ पर बात की है। तो मेजर पॉइंट है ये, क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा और कहाँ ये, चूंकि यहाँ पर आप जानते हो कि इंडोनेशिया है वो मुस्लिम बहुल कंट्री है। ठीक है, और मुस्लिम बहुल कंट्री होने के नाते वो बेसिकली क्या करता है पैलेस्टीन जो है उसका बेसिकली यहाँ पर वकालत करता है, और वो मांग करता है कि पैलेस्टीन का जो बेसिकली इलाका है वो इजराइल को देना चाहिए। और यही रीज़न है कि अमेरिका ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को यहाँ पर एक समय पर लेकर आया था कि भाई यहूदियों के लिए इजराइल का एक एरिया बना दिया जाए और पैलेस्टीन का एक एरिया को सेपरेट कर दिया जाए जिसके अंदर बेसिकली कौन रहता हो मुस्लिम्स रहते हो। तो 2 नेशन यहाँ पर 2 स्टेट की थ्योरी यहाँ पर जो दी गई है अमेरिका के द्वारा,
इंडिया और इंडोनेशिया दोनों ही इसकी वकालत करते हैं। ये भी हमें यहाँ पर दोनों के बीच में सहमति होते हुए भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसी के साथ साथ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली दोनों के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सहमति, तो आप जानते हो कि अभी हाल फिलहाल में बेसिकली कुछ मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से इंडिया और इंडोनेशिया के जो टाइज है उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ठीक है, और उन सभी नुकसानों की भरपाई के लिए हमें क्या है, उनसे जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्टेब्लिश्ड करना चाहिए। ये बेसिकली इंडिया का एक क्या है इरादा, आप देख सकते हो। इसी के साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री यहाँ पर हमें नजर आता है, जो कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। इसी वजह से इंडिया ने इस इशू को भी यहाँ पर डायलॉग किया, बात किया। ठीक है, यहाँ पर बिंतांग आदिपुरम अवार्ड के बारे में बताया है। ये बेसिकली इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसी के साथ अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी हम उसको दे रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रारंभन, यहाँ पर टेम्पल हमें देखने को मिलता है। ये टेम्पल किस देवता से संबंधित है ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक हिंदू टेम्पल है और यहाँ पर जो त्रिमूर्ति है उनकी आराधना की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कौन सा टेम्पल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा विजिट किया गया, तो प्रारंभन यहाँ पर टेम्पल है और यहाँ पर त्रिमूर्ति हिंदू मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जिसमें शिव, विष्णु और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों की यहाँ पर पूजा होती है इस मंदिर के अंदर। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी बेसिकली क्या है शामिल किया गया है 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये जो प्रारंभन टेम्पल है वो भी शामिल है। ये हिंदू टेम्पल है जो कि त्रिमूर्ति देवता के ऊपर आधारित है, ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर पूजा होती है। तो यहाँ पर आप बाकी पॉइंट को भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी आप देख रहे हो इंडिया और इंडोनेशिया से संबंधित है। हालांकि इसके अंतर्गत यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है G-2 के बारे में। ठीक है, अब ये G-2 आखिरकार है क्या? आप यहाँ पर जानते हो कि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल एक प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे थे इंडिया, इसी के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका क्या है, अपनी जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है, ठीक है, अमेरिका क्या है, अपना जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली क्या है, जो इंडियन ओशन है उससे बेसिकली क्या है कम करता चला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या है उसका इंटरेस्ट यहाँ से कम हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, जो चाइना है उसका जो प्रेजेंस है वो अपना लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। इस चीज को काउंटर करने के लिए अब हमें जरूरत है कि बेसिकली अब हम क्या है, अमेरिका के बिना ही क्या करें, इस एरिया की सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले। और यही जो पूरा आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है। ठीक है, आप देख सकते हो कि एम्फेसाइज स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप अमंग द एशियन मिडल पावर। ठीक है, जो एशिया की मिडल पावर है उसकी कोऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इस आर्टिकल में बताया गया। और यहाँ पर बोला गया कि चाइना और यूएस की राइवलरी से इतर, या चाइना और यूएस की राइवलरी से हटकर हमें क्या है, इस पूरे इंडियन जो ओशियन रीजन है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया यहाँ पर मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप अभी जापान को भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ताकाइशी, ठीक है, उनके माध्यम से भी अभी इंडिया के अंदर विजिट किया गया और वहां भी क्या है, सेम मुद्दा हमें यहाँ पर नजर आया इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया बेसिकली इस अप्रोच को प्रमोट क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो रही है इंडियन ओशियन रीजन की वजह से, और इस वजह से हमें जरूरी है कि हम एक अल्टरनेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करें, ताकि इंडियन ओशन रीजन की चाइना के जो बढ़ते हुए मिलिट्री इन्फ्लुएंस है उस और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको बेसिकली काउंटर कर सके। इसी के साथ इस एरिया में जो रिजिलियंट सप्लाई चेन है उसको मजबूत कर सके, और मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है और डिफेंस कोऑपरेशन है उसको इस पूरे पर्टिकुलर इलाके में बढ़ा सके। ठीक है,
इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ की फैक्ट हैं, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी से संबंधित। तो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि पार्टनरशिप को यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि इंडियो पैसिफिक रीजन के अंदर हम अपनी जो प्रेजेंस है उसको मजबूत कर सके, वहाँ पर जो सुरक्षा है वह प्रदान कर सकें। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में कुछ की फैक्ट है, ये आप बेसिकली देख सकते हैं। इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो जकार्ता में हमें देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड नेशन के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपिलागो नेशन भी हमें यहाँ पर नजर आता है। आर्कीपिलागो बेसिकली ऐसे द्वीप को बोला जाता है जो समुद्र के अंदर क्या है, द्वीप के रूप में उभरे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे द्वीपों के समूह को बेसिकली आर्कीपिलागो बोला जाता है। और ये जो आर्कीपिलागो है वो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, और जब ये सारे आर्कीपिलागो मिल जाते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, यही रीजन है कि बेसिकली क्या है, इसको वो बेसिकली इंडोनेशिया है, और यही रीजन है कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड नेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आर्कीपिलागो आइलैंड नेशन के नाम से जाना जाता है। किसको? इंडोनेशिया को, क्योंकि वो साइज में बाकी आर्कीपिलागो से बड़ा है। इसी के साथ ये मलक्का स्ट्रीट पे हमें देखने को मिलता है। बाकी पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से हम ये वाला आर्टिकल है इसको भी यहाँ पर डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ जो अगला आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हो, नाटो के समिट से संबंधित। अभी 2026 में यानी इसी साल यहाँ पर क्या किया गया, नाटो का समिट बुलाया गया, जिसके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया कि हमारा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो बढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ रशिया यूक्रेन का वॉर है, मिडल ईस्ट एरिया के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, इन सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर अभी डिस्कस किया गया है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और आर्टिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो क्या है, नाटो आखिरकार है क्या? तो नाटो एक प्रकार का क्या है, 12 देशों के द्वारा सबसे पहले 1949 के अंदर स्थापित किया गया एक ग्रुप है, जो कि एक प्रकार के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि इसके सभी देश आपस में क्या है, एक अलायंस बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी जो सेना है उसका गठन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 1949 में ये 12 फाउंडिंग मेंबर हमें नजर आते हैं। 1952 में ग्रीस और टर्की जुड़ गए। इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आज हमें यहाँ पर इस प्रकार से 2024 में स्वीडन लास्ट यहाँ पर जुड़ा था। ठीक है, और इस प्रकार से आज के समय में हमें यहाँ पर क्या है, 32 कंट्री यहाँ पर मौजूदा दौर में देखने को मिलते हैं। 22 देश हमें इस नाटो के अंदर आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो नाटो है वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का पॉलिटिकल और इसी के साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, जिसको स्थापित किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के माध्यम से, और यही रीजन है कि इसका जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है उसका शॉर्ट फॉर्म के आधार पर इसका नाम रखा है नाटो। इसी के साथ साथ इसका जो आर्टिकल 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, चार्टर है, उसके अंदर एक आर्टिकल 5 हमें नजर आता है। ये बोला गया है इसके अंतर्गत कि अगर नाटो के किसी एक भी देश पर हमला होता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि नाटो के ऊपर अटैक हुआ है, और इसका सीधा सा मतलब है कि अब सारे नाटो के देश मिलकर क्या करेंगे, उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा कि ये सभी देश मिलकर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि अगर किसी एक देश के ऊपर भी अटैक हुआ तो सभी देश मिलकर क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो अराकान टर्की बेसिकली यहाँ पर अभी सबमिट किया गया है 2026 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अराकान जो है टर्की के अंदर 2026 का नाटो समिट यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर 32 नाटो के मेंबर थे वह यहाँ पर शामिल थे। इसके अंदर जो डिफेंस का स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज करने की बात की गई, और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई। जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके अंदर यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात की गई, और इसी के साथ यूरोप के ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अमेरिका के जाने के बाद।
आप सभी जानते हो कि जो अमेरिका है वो नाटो में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, और नाटो में सबसे ज़्यादा बड़ी आर्मी भी किसकी है? अमेरिका की है। और चूंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, और आज के समय में हमें देखने को मिलता है जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो नाटो को वेस्ट मानते हैं, वेस्ट ऑफ मनी, और इसी वजह से उसका जो खर्चा है उन्होंने कम कर दिया है। और कम करने की वजह से बेसिकली आप देख रहे हो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नाटो के जो देश हैं उनके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, इस प्रकार की सिचुएशन हमें नजर आ रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बेसिकली क्या है, नाटो के अदर जो सदस्य देश हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएंगे। और चूंकि इसमें ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो हमें यूरोप की नजर आती हैं, इस वजह से वो कह रही हैं कि हमारी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए नाटो को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ वेस्ट एशिया क्राइसिस और यूक्रेन के क्राइसिस, इन दोनों के ऊपर भी अच्छे से बात किया गया। आर्टिकल 5 मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसी के साथ एक और बात ध्यान रखिएगा, जो बेलारूस है, ब्रुसेल्स है, वहां पर इसका बेसिकली हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल के अंदर हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1949 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखो, इस संगठन को बनाया ही इसी वजह से गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बेसिकली जो जर्मनी है, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर जर्मनी शामिल नहीं है। ठीक है, जर्मनी शामिल इस वजह से नहीं है क्योंकि जर्मनी इस टाइम पर क्या कर रहा था, इन सभी एरिया के ऊपर अटैक कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जर्मनी से बचने के लिए, हिटलर से बचने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, इस संगठन का निर्माण किया जाता है। हालांकि बाद में 1955 में हिटलर जर्मनी को भी हरा दिया जाता है। ठीक है, और हराने के बाद जर्मनी को भी इसका पार्ट बना लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी से बचने के लिए ही इस संगठन को बनाया गया था, और बाद में फिर उसको हरा करके, उसको बेसिकली उसके जितने भी देश है उसके ऊपर कब्जा करके, उसके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके, बाद में इसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये की फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नाटो समिट के अंदर क्या क्या बात हुई। ये सारी बातों को आप की फैक्ट हैं, इनको तो आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो। 3.5% जीडीपी का जो बेसिकली डिफेंस का एक प्रकार से कोस्ट है, या फिर एक प्रकार से पैसा है, वो बढ़ाने की बात की जा रही है। टारगेट लिया गया है 2035 तक का। इसी के साथ साथ जो यूएस का इंटरेस्ट है वो खोता चला जा रहा है इंडो पैसिफिक, मिडल ईस्ट और चाइना के अंदर। इस वजह से अब यूरोप को आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बेसिकली ट्रीटी की गई है। इसके अंतर्गत साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, साउथ कोरिया को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है, नाटो के अंदर शामिल नहीं किया है, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, यानी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, जो हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके सहयोग के लिए यहाँ पर कोरिया को भी, साउथ कोरिया को भी बुलाया गया है। इसी के साथ नाटो यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 140 बिलियन यूरो खर्च करने की भी यहाँ पर बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डॉलर नहीं यूरो की बात हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अदर नाटो मेंबर है यूरोप के, और सभी मिलकर यहाँ पर ये खर्चे का वहन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, ये सारी चीजों को आप इस प्रकार से देख सकते हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, टर्की, सिग्निफिकेंस, वे फॉरवर्ड, लास्ट में समरी। ठीक है, तो नाटो से संबंधित जो की फैक्ट थे वो हमने डिटेल में देख लिए। अगला आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हो, वो अभी क्या है कि आप यहाँ पर देख लो, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यानी WDMMA के माध्यम से, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से क्या किया गया है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 जो है उसको प्रकाशित किया गया है। ये बेसिकली जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसके अंदर हमें देखने को मिला कि USAF यानी यूएसए का एयर फोर्स है वो पहले नंबर पर रहा, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमें 6th पोजीशन पर देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं पर जो चाइना है उसकी पोजीशन हमें 7th पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की जो पोजीशन है इसके अंतर्गत यहाँ पर ज़्यादा बताई गई है एयर फोर्स के मामले में। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आर्टिकल को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर इस पूरे के पूरे
रिपोर्ट की देखो सबसे खास बात पता है क्या है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करता है, इस डाटा के अंदर ये बेसिकली एनुअल बेस पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर जो रैंकिंग को प्रोवाइड कराने के लिए ओवरऑल कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस का यूज करता है। यानी ये हर देश की जांच करता है कि किस देश के पास कितने ज़्यादा क्या बोलते हैं लड़ाकू हथियार हैं और कितने ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में हैं। देखो बाकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें सिर्फ ये नंबर्स दर्शाए जाते हैं, ठीक है, नंबर्स दर्शाए जाते हैं कि किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट हैं, और क्या बोलते हैं सबमरीन, और एक प्रकार से अदर इक्विपमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर्स को तो दर्शाया जाता ही है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। उनकी कैपेबिलिटी, उनका रेडीनेस, कि भाई अगर युद्ध होता है तो कितने समय में उनका जो पूरी आर्मी है वो रेडी हो जाएगी। इसी के साथ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, इन सभी को ध्यान में रख कर क्या किया जाता है, ये पूरा जो डाटा है वो रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से ये जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो जाता है अदर डाटा के मुकाबले, ठीक है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए ट्रू वैल्यू रेटिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नंबर के अंदर बता दिया कि इस देश के पास इतने जहाज हैं तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि उनका कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी देखेगा कि वो लड़ने की क्षमता में है कि नहीं है, एयरक्राफ्ट की क्वालिटी देखेगा, इसी के साथ उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसी के साथ फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन हुआ है कि नहीं है, रेडीनेस कितनी है, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास मेंटेनेंस कैपेबिलिटी नहीं है और युद्ध हुआ, युद्ध में आपका जहाज टूटा और उसके बाद आप क्या है दूसरे देश के भरोसे बैठ गए कि अब दूसरा देश हमारे जहाज को ठीक करेगा तो हम क्या है युद्ध लड़ेंगे। तो अपने देश के पास मेंटेनेंस कैपेबिलिटी कितनी है ये भी इसके अंतर्गत बेसिकली देखा जाता है। इसी के साथ स्ट्राइक एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, फोर्स बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, 103 कंट्रीज को यहाँ पर काउंट किया गया था और 103 कंट्रीज के अंदर 129 मिलिट्री बेसिकली एयर आर्म्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। देखो कई देशों में क्या होता है कि एयर विंग्स होती हैं, ठीक है, यानी आर्मी होती है, उसका एयरफोर्स की कई ब्रांचेस नजर आती हैं। जैसे कि अमेरिका की ही आप यहाँ पर ब्रांच देख सकते हो, टॉप 1 पे अमेरिका की ब्रांच है, अमेरिका का एयरफोर्स। वहीं पर दूसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही एयरफोर्स है जो कि है यूनाइटेड स्टेट नेवी एविएशन, ठीक है। पहले दूसरे नंबर पे यूएसए की ही बेसिकली एयरफोर्स है। तो यहाँ पर भले ही 103 कंट्रीज हों, लेकिन यहाँ पर जो आर्मी बटालियंस वगैरह होती हैं, बेसिकली यूनिट्स होती हैं, वो 129 हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत 48,082 एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर आज के समय यानी 48,082 एयरक्राफ्ट हमें वर्किंग कंडीशन में आज के समय देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, इसका सीधा सा मतलब है। रसिया तीसरे नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इंडिया क्या है, छठे नंबर पर हमें नजर आ रहा है, और चाइना क्या है 7वें नंबर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। इसका क्या फ़ायदा होगा, अब फ़ायदा मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं आपको फ़ायदा बताऊं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इंडियन एयर फोर्स है, उसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, आज़ादी से पहले। न्यू दिल्ली के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो स्लोगन है वो आप देख सकते हो, नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद द ग्लोरी, ये इसका क्या है टैगलाइन है, मोटो है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यहाँ पर इसके प्रमुख होते हैं, और 8 अक्टूबर को हम हर साल एयर फोर्स डे मनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसके ऊपर 10-15 स्टार लगा लेना, ये याद रखना जरूरी है। और एक ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया की क्या पोजीशन थी, 6th पोजीशन थी। और इसके अंदर ये भी याद रख लेना बस कि इसके अंदर क्या सिर्फ नंबर को काउंट किया जाता है, तो नहीं, नंबर के अलावा बाकी जो चीजें हैं उसको काउंट किया जाता है। तो ये था अभी हमारा सिर्फ इतना आर्टिकल। हालांकि और भी कुछ की फैक्ट है, आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल के अलावा जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया के पास तेजस MK1 है, सुखोई MKI है, MiG-29 है जो रसिया से हमने लिया है, फ्रांस से हमने राफेल लिया है, ठीक है। तो ये बाकी आप चीज़ों को देख सकते हो, ये हमारे पास एयरक्राफ्ट आज के समय में मौजूद है।
ठीक है, इसमें से ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला रिटायर हो चुका है। ठीक है, मिग 21 बाइसन। इसी के साथ साथ अगर हम फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखें कि हमारे पास कौन कौन से मिसाइल सिस्टम और बाकी चीजें हैं, ठीक है, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी को या फिर दूसरे शब्दों में कहें हमारा एयर फोर्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। इसमें यही तो देखा गया कि हमारे पास जहाज कितने हैं, सॉरी फाइटर जेट कितने हैं वो नहीं देखा जा रहा, हमारे पास ये भी देखा जा रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनके साथ कितने इंस्ट्रूमेंट को अटैच किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर है, जैसे कि सुखोई MKI है, तेजस MK1 है, ठीक है, राफेल है, राफेल के साथ हमने आकाश मिसाइल क्या किया है, जोड़ दिया है। तो इससे क्या है कि ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो और भी ज्यादा ताकतवर हमें बनता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हो कि S-400 हो गया, आकाश हो गया, नेत्र AEWC हो गया, फाल्कन हो गया, ब्रह्मोस हो गया, C-17 हो गया, C-130J हो गया, और चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया। ये सारी के सारी क्या है, इंडियन जो एयरफोर्स है उसको और भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर बनाती हुई हमें नज़र आती है। तो ये हमने जो ये वाला आर्टिकल था इसको भी यहाँ पर हमने डिटेल में देख लिया। अब हम यहाँ पर आखिरी आर्टिकल है इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी क्या है, VDPV यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, वायरस है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, ये हमें क्या है अभी न्यूज में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक सीवेज जो प्लांट होता है जहां पर पानी का बेसिकली छनाव किया जाता है या उसको बेसिकली साफ किया जाता है, वहां पे जब पानी की जांच कर रहे थे तो उस सीवेज प्लांट से हमें क्या है बहुत सारे क्या है एक प्रकार से वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस मिला है। ठीक है, यानी वैक्सीन से निकलने वाला जो पोलियो वायरस है वो हमें मिला है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा यूपी स्टेट है यानी गाजियाबाद के आसपास का इलाका है उसको बेसिकली क्या है हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। हाई अलर्ट पे डालने के साथ साथ अब यहाँ पर डोर टू डोर यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है कि क्या उस एरिया में आसपास के जो बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं है, उनमें से किसी को यहाँ पर पोलियो जैसी बीमारी है या नहीं है। बेसिकली ये सब चीजें अब इस वजह से किया जा रहा है कि जब हमें पानी के अंदर क्या बोलते हैं ये वायरस मिला है, तो अब ये जांच करने की जरूरत है कि क्या इस वायरस से हमारे जो बच्चे हैं वो भी अफेक्टेड हैं या नहीं है। अगर अफेक्टेड हैं तो अब उसके लिए इन फ्यूचर क्या कदम अपनाया जाए, ये आप पूरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और लोगों को देखा जा रहा है कि क्या बोलते हैं इम्यूनाइजेशन हाई रिस्क एरियाज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे एरिया को यहाँ पर खोजा जा रहा है जहाँ पे आज भी क्या है पोलियो का जो वैक्सीनेशन है या पोलियो की जो बूंद है वो अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि उसको ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर पोलियो का जो कैंपेन है चलाएंगे ताकि इन फ्यूचर ये जो वायरस है उसको और अच्छे से टैकल किया जा सके। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि ये जो हमें पोलियो का वायरस मिला है वाटर के अंदर, क्या इससे हमारा जो एक प्रकार से स्टेटस है वर्ल्ड लेवल पे कि हम क्या है पोलियो फ्री कंट्री हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम 2014 में बेसिकली WHO ने, आप ये वाला पॉइंट देखिए, WHO ने बेसिकली क्या किया था 2014 में हमें पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया के अंदर आज एक भी क्या है पोलियो के केसेस नहीं है। तो ये वायरस मिलने की वजह से क्या इंडिया का ये स्टेटस छीन जाएगा या रहेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए ये स्टेटस नहीं छिनने वाला, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर अभी वायरस मिला है। अगर हमें ये पता चलता है कि कोई केस भी है तो शायद हाँ हो सकता है कि इंडिया का ये जो स्टेटस है वह छीन लिया जाए। ठीक है, अभी जो सर्वे किया जा रहा है डोर टू डोर, उसमें अगर कोई इंडिविजुअल कोई बच्चा पोलियो से प्रभावित मिलेगा तो हाँ ये जो स्टेटस है वो छीना जा सकता है। अगर हम और बात करें ग्लोबल लेवल पे स्टेटस की, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि पूरी दुनिया यहाँ पर 2019 तक क्या है WPV टाइप 3 का जो एक प्रकार से पोलियो वायरस होता है उससे पूरी दुनिया को यहाँ पर मुक्त बता दिया गया था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नजर आता है कि पूरी दुनिया में केवल 2 ही देश हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान, जहां पे आज भी बेसिकली क्या है WPV
टाइप 1 जो पोलियो वायरस है वो आज भी क्या है, एंडेमिक बेसिकली कैटेगरी में यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी आज हमें क्या है, केसेस नजर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेन पॉइंट। अब बात कर लेते हैं ये पोलियो वायरस आखिरकार होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा साइंटिफिक टर्म्स, सबसे पहले ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज ऐसी डिजीज को बोला जाता है जो कि वायरस से फैलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायरल डिजीज वायरस से फैलते हैं। और फिर जो एक दूसरे टाइप का भी डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, और बैक्टीरियल डिजीज फिर किससे फैलते होंगे, बैक्टीरिया से। तो ध्यान रखिएगा, पोलियो वायरस पोलियो क्या है, एक प्रकार का वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। तो ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये क्या है, पोलियो, जो कि पोलियो वायरस नाम के एक वायरस से होता है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ही ये आमतौर पर इफेक्ट करता है। ठीक है, ये आमतौर पर क्या है, सबसे पहले भोजन के माध्यम से और आपका जो क्या बोलते हैं हाथ है, इन सभी के माध्यम से क्या है आपके पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद ये एक प्रकार से इंटेस्टाइन वगैरह होता है उसको डैमेज करता है या उन पे इफेक्ट करता है। और फिर लास्ट में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करता है। और नर्वस सिस्टम पे ऐसे अटैक करता है कि कई बार यहाँ पर पैरालिसिस के भी केस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये वायरस किस तरह से काम करता है, किन को इफेक्ट करता है, ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब यही चीज है, इस चीज को दूर रखने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल बेस पर क्या है, कहीं भी अभी तक पोलियो जो वायरस है उसका एंटीडोट नहीं निकाला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नो क्यूर फॉर पोलियो। लेकिन हाँ, एक हमारे पास वैक्सीनेशन बेसिकली सिस्टम है जिसको आप जन्म से पहले, अगर बच्चों को पहले कह रहा हूँ, जन्म के तुरंत बाद से कुछ स्पेसिफिक टाइम तक आप बेसिकली पोलियो की बूंद होती है वो पिलाते रहोगे तो क्या है, बच्चा के अंदर ये जो वायरस है उससे लड़ने की क्षमता क्या है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, पोलियो का जो वायरस है उसको मारने की कोई अभी दवा नहीं मिली है, लेकिन हाँ उससे बचने की जो क्षमता का विकास है वो हमें पोलियो बेसिकली जो ड्रॉप आते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है, जो कि अभी पानी के अंदर मिला है। तो ये क्या है, म्यूटेटेड स्ट्रेन है पोलियो वायरस का, क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अगर शरीर में जाता है तो वो बेसिकली क्या करेगा, डिजीज फैला सकता है। ठीक है, और बाकी चीजों को आप इस प्रकार से देख सकते हो, ओपीआई और आईपीवी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पर ये जो आईपीवी है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी डॉक्टर जॉनास सॉल्क 1955 के अंदर यहाँ पर उनके माध्यम से किया गया था। अब ये जो की डिफरेंस है इनको आप एक बार अपने आप याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, कि ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो लाइव एटेनियस वायरस होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैन रेयरली कॉज्ड, बेसिकली क्या है, ये जो VDPV है इस बेसिकली सिस्टम से क्या है, बच्चों को नहीं होता ये बेसिकली बीमारी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ये वाला जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस से बचने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, OPV का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि ये VDPV से बचने के लिए यहाँ पर OPV का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों को आइए एक बार देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बात कर लिया है कि इंडिया को 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। वेस्ट के अंदर हमें अभी के टाइम पर वाटर ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर हमें यहाँ पर पोलियो वायरस मिला है। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। 30,000 से ज़्यादा जो हाउस होल्ड है उनके ऊपर बेसिकली दस्तक दिया जा रहा है। वहाँ पर केसेस को देखा जा रहा है कि बच्चे इफेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ 12 एरिया को यहाँ पर मॉनिटरिंग करने की यहाँ पर बात की गई है WHO के माध्यम से और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के माध्यम से। इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो बाकी पॉइंट, ठीक है, जो एग्जाम के रिगार्डिंग क्या है, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट बनते हैं। यहाँ पर हमने जो पूरा आर्टिकल है डिटेल में देख लिया कि ये वर्ल्ड पोलियो फ्री है बेसिकली इंडिया 2014 से ही। ठीक है, और यहाँ पर VDPV
बेसिकली क्या है, एक रेयर स्ट्रेन है पोलियो वायरस का, यानी म्यूटेटेड वर्जन है पोलियो वायरस का। इसी के साथ सीवेज मॉनिटरिंग चल रही है। और दूसरी बात है कि इम्यूनाइजेशन यहाँ पर क्या है, इसका ओनली तोड़ है, ठीक है, यानी क्यूर है। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज हमें यहाँ पर आज तक देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन हमें देखने को मिलती है, और इसी के साथ पल्स पोलियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर स्टेटस की बात करें तो भाई यहाँ पर क्या है, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो वायरस हमें मिला है, इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि ये स्टेटस नहीं लिया जाएगा जब तक कि अगर हमें कोई फिजिकल वे में कोई व्यक्ति है, बच्चा है, अगर उससे प्रभावित होता हुआ नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल था हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। इसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। और लगाने के बाद बेसिकली क्या है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप इसका जो आंसर है वो भी लिख सकते हो। देखो ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखो, अलग अलग वैरायटी के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर क्या है, मैच करने के लिए यहाँ पर पहला, और यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है अपना पहला क्वेश्चन, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि मैच करने के लिए है। फिर इसी के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है, ये पूरा जो कंटेंट है वो एग्जाम के बेस पर जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ठीक है। एलिमिनेशन का यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ मैच द फॉलोइंग बेस, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमें दोबारा देखने को मिलता है। इसी के साथ लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन, ये बेसिकली क्या है, असर्शन एंड रीजन से संबंधित एक क्वेश्चन है। छठा जो क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड इस प्रकार से नजर आता है। आपको इसका जो भी आंसर लगता हो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, अगर आप इसका जो आंसर है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो, और इसके साथ उसका जो आंसर है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। कहां पर पीडीएफ मिलेगी, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ साथ 499 में डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिलने वाला है, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सिंपल सा जो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप के अलावा ये जो टेलीग्राम आईडी है इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो, स्कैन करके आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीरज कांटी नाम से सर्च करके ये जो डीपी है उसको आप देखकर बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मंथली मैगजीन है, ये आपकी जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पर यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे साल भर का टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलेगा D2D प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक ही साथ मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पूरा सब्जेक्ट वाइज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे के सारे आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए M2M प्रोग्राम के तहत ये पूरी मैगजीन दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि यहाँ पर मार्च टू मार्च, यानी मार्च 2026 से मार्च 2027 तक का संपूर्ण करंट अफेयर होगा, जिसको तैयार किया जा रहा है 2027 का जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रखकर। तो इन सभी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सिंपल सा ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।